हाड़ौती के चौहान राजवंश हम पढ़ रहे थे। बूंदी के चौहान हमने पढ़े, अब हम कोटा के चौहान राजवंश पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि कोटा कैसे बन गया हाड़ौती की दूसरी राजधानी। साथियों ध्यान से सुनो, बहुत शानदार कहानी के माध्यम से और ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे और एनसीईआरटी, आरबीएससी और हिंदी ग्रंथ अकादमी की प्रमाणिक पुस्तकों में वो है। और जिस दिन एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा वो हमारे लिए थोड़ी सी समस्या बनेगा, इसलिए सारा सा आपको पढ़ना है अच्छे से। क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम, देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोटा कैसे बन गया हाड़ौती की दूसरी राजधानी, कारण सहित मैं आपको बताऊंगा। मुकुंद हाडा और अवली मीणे की प्रेम कहानी, असली कहानी क्या थी वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में कोटा के किस शासक को भड़भुंजिया शासक के नाम से जाना जाता है, कौन था जिसे भड़भुंजिया और भड़भुंजिया की उपमा क्यों दी गई। और साथ में हम पढ़ेंगे उस कृष्ण भक्त शासक को जिसने कोटा को नंदग्राम बना दिया। कोटा का नाम नंदग्राम कब पड़ा, क्यों पड़ा, सारा मैं आपको बताऊंगा। और अंत में कोटा के किस शासक को क्रांतिकारियों ने 6 माह तक कैद करके रखा था। सारी की सारी जोरदार कहानियां, शानदार फैक्ट्स आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं कोटा के हाडा चौहान। देखिए, सबसे पहले कोटा में प्रारंभिक शासन भील जाति का था। देखिए, मैंने आपको बताया था बूंदी पड़ा था, वहां मीणाओं का शासन था। हालांकि ये पूरा क्षेत्र वो मत्स्य जनपद की राजधानी रहा था महाभारत काल में, इसलिए भील और मीणाओं का इस क्षेत्र में शासन रहा है। अतः बूंदी के शासक देवहाड़ा के पुत्र जैत सिंह ने 1264 ईस्वी में अकेलगढ़ के युद्ध में कोटिया भील को पराजित कर कोटा को हाड़ौती की दूसरी राजधानी बनाया था। सिंपल सी बात है, कोटा के हाडा चौहान पढ़ रहे हैं किस प्रकार से कोटा जो है वो राजधानी बनी। पहली राजधानी बूंदी जो मैंने आपको बताई थी। कौन थे ये चौहान, मेवाड़ के सामंत थे। और किस प्रकार से ये बूंदी और उसके बाद में कोटा पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो मैंने बताया कि बूंदी के शासक है देवहाड़ा, उनके पुत्र जैत्र सिंह ने 1264 में एक युद्ध हुआ था, अकेलगढ़ का युद्ध, जिसमें कोटिया भील को पराजित करके हाड़ौती को दूसरी राजधानी बनाया। 2 बार रिपीट कर दिया। अब शुरुआत करते हैं हम माधो सिंह हाडा से। क्या कहानी है माधो सिंह हाडा की। शासनकाल देख लीजिए 1613 से 1648। यह बूंदी के शासक रतन सिंह का पुत्र था। जब बूंदी का इतिहास पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से रतन सिंह ने जब उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था जहांगीर के पुत्रों में, तब शाहजहां, जिसको खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है, तो शाहजहां का सहयोग किया था। अर्थात बुरहानपुर के किले में कैद था शाहजहां, उसे वहां से निकालने में पूरा का पूरा सहयोग बूंदी के शासक रतन सिंह का था। जब शाहजहां बादशाह बनता है तो उसने रतन सिंह के पुत्र, जिसका नाम है माधो सिंह, अर्थात वो इस कार्य के लिए शाहजहां जीवन भर आभारी रहा और माधो सिंह को उन्होंने कोटा का प्रशासक शासक नियुक्त कर दिया था। अतः रतन सिंह की मृत्यु के बाद बूंदी की गद्दी पर तो रतन सिंह का बड़ा पुत्र शत्रुसाल बैठ गया था, अर्थात शत्रुसाल को बूंदी की गद्दी मिली। परंतु शाहजहां ने दोस्ती निभाते हुए 1631 ईस्वी में, ध्यान से सुनो, 1631 ईस्वी में कोटा को स्वतंत्र राज्य घोषित कर माधो सिंह को सत्ता सौंपी थी। इस प्रकार माधो सिंह कोटा का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने 1631 में कोटा राज्य की स्थापना की थी। बात समझ में आ गई। सबसे पहले कब, मैंने आपको बताया था 1264 में कोटिया भील को हराया था। किसने हराया था? देवाहाड़ा के बेटा जिसका नाम है जैत्र सिंह ने, और दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया। और उसके बाद में माधो सिंह को 1631 में अलग राज्य स्थापित करके कोटा का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। अगला शासक जिसकी प्रेम कहानी हम पढ़ेंगे, जिनका नाम है मुकुंद सिंह। शासनकाल देख लीजिए 1648 से 1658। इसने कोटा में अबली मिनी के महल का निर्माण करवाया था। इसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है।
कर्नल जेम्स टोड ने इसे छोटा ताजमहल कहा है। और जिस प्रकार से शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया, उसी प्रकार से कोटा के शासक जिनका नाम है मुकुंद सिंह, उन्होंने अबली मीणी के लिए एक महल बनाया और उसे ही हाडोती का ताजमहल या राजस्थान का छोटा ताजमहल कहा जाता है। क्या थी प्रेम कहानी, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि एक बार मुकुंद सिंह हाडा शिकार खेलने के लिए गए थे, तो वो रास्ता भटक जाते हैं और रास्ता भटक जाता है कि अचानक से किसी व्याघ्र ने उन पर हमला कर दिया और इस राजकुमारी जो अबली मीणी थी, इसने अपनी जान पर खेलकर मुकुंद सिंह हाडा की रक्षा की थी। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि एक बार कोई मेला लगा हुआ था, तो उस मेले में मुकुंद सिंह घूम रहे थे और उन्होंने पहली बार एक सुंदर कन्या को देखा, सुंदर बालिका को देखा। बहुत ब्यूटीफुल बालिका थी, बहुत सुंदर बालिका थी, उसको देखा और तब से उनको इससे प्रेम हो जाता है। उसके बाद में वो अबला मीणी को बुला करके उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, स्नेह करता हूँ। तब अबला मीणी कहती है कि मैं तो जो है आप राजा महाराजा हो और मैं मीणा समाज से हूँ, समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा, किस प्रकार से हमारा जो ये रिश्ता है वो टिकेगा, तो आप जो है कृपा करके मुझे भूल जाइए। तब मुकुंद सिंह हाडा कहता है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। कुल मिला के बात यह कि बहुत भयंकर इसने करता है कौन, मुकुंद सिंह। फिर इसने कहा, मैं ना समाज के बंधन से डरता हूँ, ना किसी से डरता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और इस जन्म में मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। तो उसको जो है रानी के समान वो दर्जा देता है। हालांकि कोटा के जो सरदार थे उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया और अबला मीणी जो है उसको उन्होंने कैद में डाल दिया था। तब मुकुंद सिंह ने अबला मीणी के लिए एक महल बनाया और उन्होंने राजकीय आदेश जारी किया कि अबला मीणी जो है वो मेरी ना केवल रानी है, ये जो है मेरा प्यार है, मेरा प्रेम है और मेरा सब कुछ है। अगर किसी ने इसे खरोच पहुंचाने की कोशिश की तो उसका इल्जाम जो है वो बहुत बुरा अंजाम होगा। तो इस प्रकार से मुकुंद सिंह हाडा और अबला मीणी की बहुत बहुत प्रेम कहानी है। बहुत सारी बातें हैं साथियों, यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर कुल मिला के बात ये कि प्रेमी युगल जो है वो एक दूसरे को बहुत भयंकर स्नेह करता है और मुकुंद सिंह ने अबले मीणी के महल का निर्माण करवाया, जिसे हाडोती का ताजमहल कहा जाता है। दूसरी बात देख लो मुकुंद सिंह के लिए, ये प्रकृति प्रेमी शासक थे। प्रकृति प्रेमी शासक थे, प्रकृति से प्रेम करते थे और जहां जंगल में इन्होंने अबला मीणी का महल बनाया वहां ये कई दिनों तक रुकते थे। प्रकृति से सच में ये बहुत प्रेम करते थे, इसलिए राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान जो बना कोटा के अंदर, मुकुंदरा हिल्स, जिसका नाम है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तो उसका नाम जो है इस मुकुंद सिंह के नाम पर ही पड़ा था, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तीसरी घटना देख लो मुकुंद सिंह की। 1658 ईस्वी में इन्होंने धर्मत के युद्ध में औरंगजेब का सहयोग किया था और ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हालांकि धर्मत के युद्ध जो हुआ था, औरंगजेब, दारासी को, मुराद, आपको पता है 4 पुत्रों के बीच में जो युद्ध छिड़ता है, तो औरंगजेब जो है उसमें विजयी होता है। हालांकि इस धर्मत के युद्ध में जो है वीर गति को प्राप्त हो गया था। ये महान शासक, प्रकृति प्रेमी शासक, और न केवल प्रकृति प्रेमी था बाकी अबला मीणी का भी बहुत बड़ा प्रेमी था, जिसका नाम है मुकुंद सिंह। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं धर्मत के युद्ध में। अगला शासक हम देखते हैं जिनका नाम है जगत सिंह। देखिए, शासनकाल 1658 से 1683। इसने औरंगजेब के दक्षिण भारत अभियान में सहयोग किया था। अगर वन लाइनर क्वेश्चन बन जाए कि कोटा का कौन सा शासक था जिसने औरंगजेब के दक्षिण भारत अभियान में सहयोग किया, तो उनका नाम है जगत सिंह। 1658 से 1683 इनका शासनकाल है। अगला शासक किशोर सिंह है, 1683 से 1689। इसने चांदखेड़ी झालावाड़ में आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। झालावाड़ में स्थित है चांदखेड़ी स्थान, और वही चांदखेड़ी नामक स्थान पर आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण
किशोर सिंह हाडा ने करवाया था। अगला शासक जो है वो है राम सिंह प्रथम। देखिए क्या कहानी है। राम सिंह प्रथम, इसने कोटा दुर्ग का परकोटा बनवाया, कोटा में रावठा तालाब का निर्माण करवाया, कोटा में बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तीन बातें कौन कौन सी? कोटा दुर्ग का परकोटा परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, राम सिंह प्रथम हमें याद रखना है। रावठा तालाब महत्वपूर्ण स्थान है कोटा के अंदर, रावठा तालाब, इसका निर्माण भी राम सिंह प्रथम ने करवाया। और कोटा में है बैजनाथ मंदिर, इसका निर्माण भी राम सिंह प्रथम ने ही करवाया था। राम सिंह प्रथम को भड़भुंजा शासक कहा जाता है। गुरुजी क्या है भड़भुंजा? हमारे यहाँ तो देखो सवाई माधोपुर, करौली, उधर जो है भड़भुंजा, जो व्यक्ति जो है वो चने और जौ को जो सेक करके चने और दानी बनाता है उसको भड़भुंजा कहा जाता है। लेकिन वास्तव में अगर हिंदी की बात करें कि भड़भुंजा शब्द कहाँ से आया और वास्तव में इसका अर्थ क्या है, तो भड़भुंजा, भुंजा का मतलब होता है भड़, भड़ शब्द आया भाट और चारण, जिसने भाट और चारणों को भूंजा मतलब दान दिया हो। यानी ऐसा कहा जाता है कि राम सिंह प्रथम के समय बहुत ज्यादा भाट और चारणों की वहां लाइन लग गई थी और खूब दिल खोल के इसने दान दिया था। किसने? राम सिंह प्रथम ने। किसको? भाट चारणों को, और इसके अलावा गरीब लोगों को भी इसने बहुत सारा दान दिया था। इसलिए राम सिंह प्रथम को भड़भुंजा शासक के नाम से जाना जाता है। तीसरी बात देख लो राम सिंह प्रथम के लिए। राम सिंह प्रथम 1707 ईस्वी में जजाऊ के युद्ध में आजम का सहयोग करते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए जजाऊ का जो युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, उसमें मुज्जम की जीत होती है और आजम हार जाता है। राम सिंह प्रथम ने किसका सहयोग किया था? राम सिंह प्रथम ने किसका सहयोग किया? आजम का। और इसके बाद में जीत कौन गया? मुज्जम। और मुज्जम ने जीतने के पश्चात क्या किया था? कोटा रियासत को बूंदी में मिला दिया था। देखो, अतः युद्ध के पश्चात बहादुर शाह मतलब मुज्जम, मुज्जम ने कोटा रियासत का विलय बूंदी में किया था। और ये विलय वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किसने कोटा रियासत को बूंदी में मिलाया और किसने बूंदी रियासत को कोटा में मिलाया था? फर्रुखसियर के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी जस्ट आ रहा है। तो फर्रुखसियर ने उल्टा किया था, बूंदी को किसमें मिला दिया? कोटा में मिला लिया था। देखो अगला शासक जो हम पढ़ेंगे उनका नाम है भीम सिंह प्रथम। 1707 से 1720 इनका शासन काल है। क्या क्या घटना होती है इनके समय? भीम सिंह प्रथम के समय मुगल बादशाह जिनका नाम है फर्रुखसियर, इन्होंने बूंदी से कोटा को अलग कर और बूंदी का नाम भी बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया था। भीम सिंह प्रथम कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े दीवाने थे, इसलिए इनका नाम ही हो गया कृष्णदास। अब प्रश्न आपका बनेगा कि किस हाडा शासक को कृष्णदास के नाम से भी जाना जाता है? तो हाडा शासक है जिसका नाम है भीम सिंह प्रथम। कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे, कृष्ण भगवान के बहुत ज्यादा भजन गाते थे और हमेशा काना 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 ये चिल्लाते रहते थे, काना काना गाते रहते थे। इसलिए लोगों ने इनका नाम ही कृष्णदास कर दिया कि ये तो जो है कन्हैया का दास है, कृष्ण भगवान का दास है। बहुत प्यारे प्यारे से भजन कृष्ण भगवान के वो गाते थे। कोटा को नंदग्राम कहा जाता था, इसीलिए किसके समय? भीम सिंह प्रथम के समय कोटा को उपमा दे दी थी नंदग्राम। कोटा कौन सा ग्राम है? नंदग्राम। अब नंदग्राम का क्या मतलब है भाई? कृष्ण भगवान का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ? जन्म मथुरा में हुआ। गोकुल में उनका लालन पालन होता है। उनके पिता जो है गोकुल में वो कौन थे? नंद बाबा थे, माता यशोदा थी। तो इसीलिए नंदग्राम नाम पड़ गया था। किसका? कोटा का। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोटा का नाम नंदग्राम किसके समय हुआ? भीम सिंह प्रथम के समय। भीम सिंह प्रथम जो कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे और उनका नाम भी कृष्णदास पड़ गया था। अगली लाइन अगर हम देखते हैं कोटा के लिए तो देखिए, कोटा चित्र शैली में इनके समय बने हुए चित्रों में भगवान श्री राम द्वारा हाथ में कचनार की झाड़ी लिए हुए शिकार की तरफ
प्रस्थान करते हुए दिखाया गया है, और ये प्रश्न तो आरएस में पूछा हुआ है। तो किसके समय? भीम सिंह के समय हमको याद रखना है। देखिए क्या क्या घटना होती है। तो भीम सिंह प्रथम, और भीम सिंह प्रथम के समय एक तो कृष्ण भगवान के बड़े भक्त थे। इसके समय में जो चित्र शैली के बारे में बात करते हैं कि भगवान श्री राम के द्वारा हाथ में कचनार झाड़ी लिए हुए और शिकार करते हुए तथा शिकार की ओर प्रस्थान करते हुए भगवान श्री राम को दिखाया है। भीम सिंह प्रथम कृष्ण भक्त थे, कृष्णदास उनका नाम पड़ जाता है। अगला शासक देख लो, दुर्जन साल। 1747 ईस्वी में राजमहल युद्ध में जयपुर के माधव सिंह प्रथम का सहयोग इन्होंने किया था। देखिए जब जयपुर का कछुआ राजवंश मैंने पढ़ाया था कि जयसिंह, सवाई जयसिंह के पुत्र थे, सवाई माधव सिंह और ईश्वरी सिंह, दोनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध होता है। मराठा और दुर्जन साल हाडा जो कोटा के शासक थे, इसके अलावा मेवाड़ के जगत सिंह, इन सब ने किसका सहयोग किया था? माधव सिंह का सहयोग किया था। जबकि ईश्वरी सिंह का जो सहयोग है वो किसने किया था? दिल्ली की बादशाह ने किया था, यानी दिल्ली की सेना ईश्वरी सिंह के तरफ थी और युद्ध हुआ था राजमहल टोंक का युद्ध। हालांकि इस राजमहल के युद्ध में जो विजय होती है वो ईश्वरी सिंह की होती है। तो दुर्जन साल ने राजमहल के युद्ध में किसका सहयोग किया था? माधव सिंह का। अगला शासक जो है जिनका नाम है शत्रुसाल हाडा, 1756 से 1764। क्या हुआ था इनके समय? इनके शासन काल में मुगल बादशाह अहमद शाह द्वारा सफदरगंज समझौते से खुश होकर के जयपुर के शासक माधव सिंह प्रथम को रणथंभौर दुर्ग दे दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप शत्रुसाल हाडा और सवाई माधव सिंह प्रथम के मध्य 30 नवंबर 1761 ईस्वी को भटवाड़ा का युद्ध हुआ। और भटवाड़ा जो स्थान है वो मांगलोद बारा में स्थित है, जिसमें सेनापति झाला जालिम सिंह ने सवाई माधव सिंह की जयपुर की जो सेना थी उसको पराजित किया था। देखिए क्या घटना होती है, सुनो। जयपुर का शासक कौन है? सवाई माधव सिंह। इसने क्या किया था? उस समय मुगल बादशाह था अहमद शाह। अहमद शाह और सफदरगंज खां के मध्य में समझौता करवाया था। तो दोनों के बीच में समझौता करवाया, एक संधि होती है जिसका नाम था सफदरगंज संधि। इससे खुश हो गए थे दिल्ली के बादशाह और उन्होंने जो है खुश होकर के माधव सिंह को रणथंभौर दुर्ग दे दिया था। अब रणथंभौर जो दुर्ग था वो इस समय इन कोटा के शासकों के अधीन था। शत्रुसाल हाडा इससे नाराज हो जाता है और सवाई माधव सिंह और शत्रुसाल हाडा के मध्य में 30 नवंबर 1761 ईस्वी में एक युद्ध होता है, भटवाड़ा का युद्ध, जो हुआ था मांगलोद बारा में। इसमें शत्रुसाल हाडा का मुख्य सेनापति था जिसका नाम था झाला जालिम सिंह। बहुत वीर सैनिक था और इसने सवाई माधव सिंह की जो जयपुर की सेना थी उसको पराजित कर दिया था। अर्थात भटवाड़ा के युद्ध में शत्रुसाल की जीत होती है। अगला शासक देखते हैं जिनका नाम है गुमान सिंह। देखो, इसने कोटा रियासत में चौथान कर, चौथान कर क्या होता है? लकड़ी की खरीद पर लिए जाने वाला कर, जिसको कहा जाता है चौथान कर, लकड़ी की खरीद पर। क्योंकि उस समय लोहे के जो थे वो ज्यादातर खिड़कियां दरवाजे वो लोहे के नहीं होते थे, यानी लकड़ी के सबसे ज्यादा सामान जो होते थे, उपकरण जो होते थे, घरों में जो लगाने के लिए होते थे, चारपाई होती थी, मतलब अधिकतर खेल किसका था? लकड़ी का। तो लकड़ी पर एक टैक्स लिया जाता था कोटा के अंदर और उस टैक्स का नाम था चौथान कर। याद रख लेना चौथान कर क्या है। एग्जामिनर आपको जो है थोड़ा सा घुमा देगा कि फसल का 1/4 हिस्सा, राज्य का 1/4 हिस्सा, कुल जो राजस्व है उसका 1/4 हिस्सा, या लकड़ी की खरीद पर लिए जाने वाला कर। ध्यान से सुन लेना, लकड़ी की खरीद पर लिए जाने वाला चौथाई कर है और इसका नाम है, लकड़ी की खरीद पर लिए जाने वाला कर है और उसका नाम है चौथान कर, क्योंकि लकड़ी का सबसे ज्यादा उस समय उपयोग होने लग गया था। किसी ने एक भजन भी तो गाया था ना, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का।
क्या जीवन क्या मरण कबीरा, देख तमाशा लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी। यानी सारा खेल लकड़ी का था। उस समय लकड़ी के सबसे ज्यादा उपकरण बनते थे, इसलिए लकड़ी पर एक कर लगता था जिसका नाम है चौथान कर। अंडरलाइन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। कई नोट्स बना रहे हो तो उसमें ये लाइन लिख लेना, चौथान कर किससे संबंधित है? लकड़ी की खरीद फरोख्त से संबंधित है। लकड़ी की खरीद पर लिए जाने वाला कर है जिसका नाम है चौथान कर, और इस पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कोटा का गुमान सिंह है। नोट आया है, देख लो। कोटा शासक गुमान सिंह ने क्या किया था? एक बहुत बड़ी गलती की थी। देखो क्या गलती थी उनकी। इसने झाला जालिम सिंह को दीवान पद से हटाया था। अतः झाला जालिम सिंह कोटा छोड़ करके मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की शरण में आ गए थे और भीम सिंह ने इनको चीताखेड़ा की जागीर दी थी। जब मेवाड़ का इतिहास मैंने आपको पढ़ाया था, वह पूरी कहानी बताई थी कि किस प्रकार से जालिम सिंह जो है, झाला जालिम सिंह, वो कोटा छोड़ करके मेवाड़ में आते हैं और मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह, उन्होंने इनको चीताखेड़ा की जागीर प्रदान की थी। अगला शासक जो है उसका नाम है उम्मेद सिंह। देखो इनका शासनकाल कोटा चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। किसका शासनकाल? उम्मेद सिंह का शासनकाल। कब से कब तक है? 1770 से 1819 ईस्वी। उम्मेद सिंह ने झाला जालिम सिंह को पुनः कोटा का दीवान नियुक्त किया था तथा झाला जालिम सिंह को कोटा का दुर्गादास राठौड़ भी कहा जाता है। बहुत स्वाभिमानी और देशभक्ति अगर कोई व्यक्ति था तो उसका नाम था झाला जालिम सिंह। सच में स्वामी भक्ति इसके अंदर कूट कूट कर भरी थी। मैंने आपको बताया था कि निश्चित रूप से बहुत बड़ी गलती की थी गुमान सिंह ने। गुमान सिंह ने क्या किया? इनको दीवान पद से हटा दिया। इससे नाराज होकर के जालिम सिंह जो है वो मेवाड़ आते हैं और मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह, उन्होंने इनको चीताखेड़ा की जागीर दी थी। उम्मेद सिंह ने क्या किया? अपनी उम्मीदों पर खरा उतरा और जालिम सिंह को पुनः कोटा का दीवान नियुक्त किया था। अतः झाला जालिम सिंह को कोटा का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। उम्मेद सिंह ने 26 सितंबर 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थिव की संधि की थी, जिस पर झाला जालिम सिंह ने ही हस्ताक्षर किए थे। बिल्कुल, कोटा का दीवान था झाला जालिम सिंह और इसी ने ही इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। एकमात्र ऐसी संधि थी जिस पर किसने, किसी दीवान या प्रधानमंत्री ने साइन किए, तो वो कोटा की संधि थी जिस पर साइन किसने किए? झाला जालिम सिंह ने। और इसमें पता है इस संधि में एक बहुत अच्छी शर्त इन्होंने रख दी थी। क्या शर्त रखी अपने लिए? देख लो। इस संधि के अनुसार ये तय हुआ कि कोटा रियासत में शासक तो राज परिवार का वंशज ही बनेगा, परंतु यानी कोटा का जो शासक बनेगा वो उम्मेद सिंह के बाद में इनका बच्चा होगा, वही बनेगा, यानी राज परिवार का वंशज ही बनेगा, परंतु प्रशासन का जो सर्वे सर्वा होगा वो झाला वंश का ही होगा। अर्थात ये निश्चित कर दिया था कि कोटा में अगर कोई आगे से दीवान बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, जो शासन का प्रशासन का सर्वे सर्वा होगा वो कौन होगा? वो झाला वंश का ही होगा था। अर्थात इस संधि के तहत राजा जो है वो शक्तिहीन हो गया था। अर्थात राजा की सारी शक्ति किसने ले ली थी? झाला वंश ने ले ली थी। नोट आया है, देख लो। उम्मेद सिंह ने 1819 से 1827 ईस्वी में किशोर सिंह, उम्मेद सिंह के बाद 1819 से 1827 तक किशोर सिंह द्वितीय शासक बने थे। खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला शासक जो है वो है राम सिंह द्वितीय। काफी महत्वपूर्ण शासक है। 1857 की क्रांति, बहुत बड़ा विद्रोह कोटा में हुआ था, बहुत बड़ा हुआ था। तो उस समय क्या घटना होती है देखिए। 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने 6 माह तक किसको? राम सिंह द्वितीय को नजरबंद कर दिया था, अर्थात कैद करके रखा था। अतः 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के पक्ष में कमजोर स्थिति के कारण रॉबर्ट आयोग का गठन किया। रॉबर्ट आयोग ने सिफारिश दी और इस सिफारिश के आधार पर पहली बार किसी शासक की तोपों की सलामी में कमी की गई, तो वो शासक कोटा का राम सिंह द्वितीय है।
तोपों की सलामी 17 से घटा करके 13 कर दी गई थी। अर्थात एक आयोग, देखो 1857 की क्रांति जबरदस्त विप्लव, जबरदस्त विद्रोह होता है कोटा के अंदर, और सच में अंग्रेजों को नानी सपने याद दिलवा दिए थे कोटा के इन क्रांतिकारियों ने। 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे, वहां पूरा डिटेल से मैं कहानी आपको बताऊंगा। अभी केवल आपको इतना याद रखना है कि 1857 की क्रांति में राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने 6 महीने तक नजरबंद कर दिया था। बाद में एक आयोग बनाया था अंग्रेजों ने, रॉबर्ट आयोग, और इस आयोग ने पता लगाया कि ऐसा क्या घटना हुई थी, कहीं ये शासक जो है राम सिंह द्वितीय, ये उनसे क्रांतिकारियों से मिले हुए तो नहीं थे। तो इस आयोग ने सिफारिश दी और इसने कहा था कि राम सिंह द्वितीय ने जो है अंग्रेजों का पक्ष नहीं लिया, अर्थात इसलिए इनकी जो तोपों की सलामी थी उसमें कमी की गई थी। ध्यान से सुनो, यह एकमात्र शासक था जिसकी तोपों की सलामी में कमी की गई। शासक का नाम है राम सिंह द्वितीय। नोट आया है, देख लो। इसके शासनकाल में 8 अप्रैल 1838 ईस्वी में झाला मदन सिंह ने अंग्रेजों के सहयोग से राजस्थान की नवीनतम रियासत झालावाड़ का गठन किया गया था। देखिए प्रश्न अगर आता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, तो सबसे पुरानी या प्राचीन रियासत जो है वो मेवाड़ रियासत थी। सबसे अंत में कौन सी रियासत बनी, तो सबसे अंत में या नवीन रियासत जो बनी उसका नाम है झालावाड़ रियासत। 8 अप्रैल 1838 ईस्वी में किसने बनाई, झाला मदन सिंह ने, अंग्रेजों के सहयोग से राजस्थान की एक नई रियासत जिसका नाम है झालावाड़। प्रश्न पूछ ले राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है, तो झालावाड़ रियासत थी। आगे देखते हैं, कोटा का जो अंतिम शासक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है भीम सिंह द्वितीय। एकीकरण से पूर्व इन्होंने मालवा के शासकों के साथ मिलकर के हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास भी किया था। 25 मार्च 1948 ईस्वी कोटा का राजस्थान संघ में विलय हुआ तथा इन्हें राजस्थान संघ का राजप्रमुख बनाया गया था कोटा के भीम सिंह द्वितीय को। जब हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे तो वहां और डिटेल से आपको सारी कहानी मिलेगी। अभी केवल इतना आपको याद रखना है, भीम सिंह द्वितीय जो थे वो अंतिम शासक थे और इनके समय ही राजस्थान का एकीकरण हुआ था और इनको राजस्थान संघ जो नाम दिया था हमने, राजस्थान संघ का इनको राजप्रमुख बनाया जाता है, जो दूसरे चरण में हमने मिलाया था बाबू झाड़ू कीको पसाटो, इन सारी रियासतों को मिलाया था। नोट आया है, देखो। अब झालावाड़ रियासत के इन 2-3 शासकों को हम पढ़ेंगे। एक झाला मदन सिंह, इसके लिए मैंने आपको भी बताया था, यह झालावाड़ रियासत का प्रथम शासक था। 1838 से 1845 तक झालावाड़ का शासक रहा। कौन, झाला मदन सिंह। सबसे नवीन रियासत का गठन इन्होंने किया था, झाला मदन सिंह ने। दूसरा शासक जो हम पढ़ेंगे झालावाड़ रियासत का, जिसका नाम है राजराणा राजेंद्र सिंह। झालावाड़ के इस शासक ने 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन में एक दर्शक के रूप में भाग लिया था। इन्हें अछूत उद्धार के प्रयासों के लिए जाना जाता है तथा इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा जिसका नाम है इन्होंने सुधाकर उपन्यास से कविताएं भी लिखी थी। कौन है, राजराणा राजेंद्र सिंह। गुरुजी क्या याद करें, इसके लिए याद करने की लाइन सिर्फ एक है कि अछूतों के उद्धार के लिए प्रयास किया था किसने, राजराणा राजेंद्र सिंह ने। इन्होंने स्पष्ट कहा था कि सच में इस दुनिया में अछूत कोई भी नहीं है। अछूत शब्द ही गलत है क्योंकि हम सब ईश्वर के बंदे हैं, हम सब ईश्वर के बनाए हुए पुतले हैं और जब ईश्वर हमारे साथ में सबका ब्लड एक जैसा है तो कोई व्यक्ति अछूत कैसे हो सकता है। बहुत प्यारा उदाहरण उन्होंने दिया था। मैं भी पूछना चाहता हूँ, अगर देखिए वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है लेकिन फिर भी अगर किसी की मानसिकता ऐसी है कि ये अछूत है, इसने हमारा भोजन पानी किसी को छू लिया तो वो अछूत हो जाएगा, तो मैं उनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ साथियों, अगर कोई व्यक्ति ऐसा समझता है तो उसे प्राण वायु जिसके बलबूते वो जिंदा है, तो प्राण वायु भी अपनी बना करके लेनी चाहिए, क्योंकि जिसे तुम अछूत कह रहे हो वो भी तो उसी प्राण वायु को ले रहा है और उसके मुंह से निकल रही है, और वो जो उसके मुंह से निकली, पेट से निकली, वो आपके मुंह में भी जा रही है। फिर वो व्यक्ति अछूत कैसे हुआ? नहीं।
तो बहुत अच्छा प्रयास किया राजराणा राजेंद्र सिंह ने। हालांकि गोलमेज सम्मेलन में भी इन्होंने एक दर्शक के रूप में भाग लिया और स्वयं बहुत कविताएं लिखते थे। और ऐसे कवि को सैल्यूट है, सलाम है। कवि नहीं, एक महान शासक है कहाँ का, झालावाड़ का, जिसका नाम है राजराणा राजेंद्र सिंह। और झालावाड़ रियासत के अंतिम शासक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बस अंतिम शासक याद रखना, जिसका नाम है राजराणा हरिश्चंद्र। और एक लाइन और सुन लो, महाराणा या राणा कौन लगाते थे? मेवाड़ के शासक अपने नाम के आगे राणा या महाराणा लगाते थे। तो किस रियासत के शासक अपने नाम के आगे राजराणा लगाते थे? तो अच्छे से सुन लेना। हमारे सामने आए हैं राजराणा राजेंद्र सिंह, राजराणा हरिश्चंद्र, अर्थात झालावाड़ रियासत के शासक। साथियों, ये जो नोट्स है, आज थोड़ा सा मेरा गला भी सही नहीं है, इसलिए आवाज आपको अच्छी नहीं आ रही होगी, लेकिन ये नोट्स आपके लिए अच्छे हैं। बस आप इतना विश्वास करो। एनसीईआरटी, आरबीएससी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की प्रमाणित पुस्तकों से ये नोट्स हमने तैयार किए हैं। और शायद जिस दिन परीक्षा में आप बैठोगे उस दिन मुझे याद करोगे, क्योंकि अभी तक कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो इनसे बाहर गया हो। आपने मेरा वीडियो देखा, ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर दो। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप जो है, मेरे मोबाइल नंबर है यहाँ पे लिख देता हूँ, 9983333206। इस पर व्हाट्सएप पर आप मुझे हाय कर दो। मैं आपको जो है ये नोट्स पीडीएफ डाल दूंगा या फिर आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि प्रतिदिन के नोट्स भी आपको मिलते रहे और अलग से आपको किसी प्रकार की पुस्तकों से देखने की भी जरूरत नहीं है। बने बनाए प्यारे नोट्स है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि 2026 में आपका राज तिलक हो, ये नोट्स आपके लिए बहुत कारगर साबित हो। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।